बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सना जमशेद। आई एम पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम योंगनम यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया। आज का हमारा जो ये सेशन है हम लोगों ने इसलिए प्लान किया है क्योंकि ड्यूरिंग द स्टडी जैसे मैं कोरिया में स्कॉलरशिप के ऊपर स्टडी करने आई हूँ, तो हमें जितने जो हमारे अपने फैमिली के लोग होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल में जितने लोग होते हैं, वो हमेशा एक ही सवाल करती हैं कि आप को स्कॉलरशिप कैसे मिला, हम भी आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं, हमें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो हम लोग पर्सनली हर स्टूडेंट को गाइड नहीं कर सकते और समटाइम्स बहुत से लोग ऐसा चाह रहे होते हैं कि हम उनको जस्ट सब कुछ बना के दे दें और उनको जस्ट यहाँ पे बुला लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो यहाँ तक पहुँचते हैं उसको भी हम लोगों ने बहुत एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग गुजर के आए होते हैं, एक तरीके के मुताबिक, तो फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोई जो है ना वो क्या कहते हैं जादू की कोई छड़ी हो जिससे हम लोग आपके लिए ना स्कॉलरशिप अरेंज कर दें कि ये स्कॉलरशिप है, आप इसको लें और आप कोरिया आ जाएं। तो मेरी जो इस सेशन की जो इसका तारुफ भी यही था कि हम लोग आपको बताते हैं कि कोरिया में, साउथ कोरिया में स्पेशली, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कोई भी अलादीन का चिराग नहीं है। ये एक निज़ाम के थ्रू हम लोग यहाँ तक आते हैं और इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए मैंने इस सेशन में अपने साथ अपने कुछ फेलोज जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है साउथ कोरिया में जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के ऊपर यहाँ पे पीएचडी मास्टर्स कर रहे हैं, उनको यहाँ पे दावत दी है ताकि वो लोग अपनी आप बीती आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि वो लोग किस तरह यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप को कैसे हासिल किया है। तो मजीद वक्त ज़ाया करने से गुरेज करेंगे और मैं आप लोगों से तारुफ करवाऊंगी। आज हमारे पास 5 तालिब इल्म मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिफ़त आमना है जिन्होंने केनपुक नेशनल यूनिवर्सिटी डेगू साउथ कोरिया से मास्टर्स किया है और इन्होंने दोनों यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर स्कॉलरशिप विन किए थे। उसके बाद हमारे पास होंगे फ़ारूक जैदी, पीएचडी स्कॉलर हैं जो कि एचईसी स्कॉलरशिप के ऊपर कोरिया की यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर फाहद है जिन्होंने कोरिया में सेम मेरी यूनिवर्सिटी योंगनम यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है और इन्होंने भी प्रोफेसर स्कॉलरशिप विन किया है। और हम मोस्टली बात करते हैं कि सिर्फ साइंसेज के स्टूडेंट्स को या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। सोशल साइंसेज में भी बहुत स्कॉलरशिप होती है। इसीलिए हमने अपने इस सेशन में जिन लोग जो सोशल साइंसेज के लोग हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप पे अपनी डिग्रीज को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं और जो ऑलरेडी ले चुके हैं उनको इसलिए इस सेशन में इनवाइट किया है। नेक्स्ट हमारे पास गेस्ट होंगे जाहिर खान जो कि वो भी सेम मेरी यूनिवर्सिटी योंगनम यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से पीएचडी कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और लास्ट में हमारे पास शेयान जमशेद हैं जो कि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप केजीएसपी के नाम से उसके अंडर वो पीएचडी कर रही हैं। और बाकी जो उनकी स्पेशलाइजेशन है जब हम उनसे बात करेंगे तो हम उनसे जानेंगे। तो आज का ये जो सेशन होगा इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और जो समझते हैं कि पता नहीं स्कॉलरशिप हासिल करना कोई बहुत ही मुश्किल काम है या फिर कोई जादू की कोई ऐसी छड़ी है जिससे स्कॉलरशिप मिल जाता है, स्पेशली वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। मुझे इनबॉक्स में बहुत मैसेजेस आते हैं, इवन अभी कल ही मुझे कोई मैसेज आया है, तो मैं जैसे मैंने ये सेशन की अनाउंसमेंट की है तो लोग समझते हैं कि हम लोग कोई एजेंट है, तो हम लोग कोई एजेंट नहीं है। मैंने इसीलिए अपना तारुफ करवाया है। मैं भी एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्कॉलरशिप के ऊपर साउथ कोरिया में पढ़ रही हूँ, आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग जस्ट कोशिश ये करते हैं कि हम लोग आपको इंडिविजुअली मतलब हर फर्दन आप लोगों को नहीं बता सकते कि हम लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए मैंने और मेरी टीम ने स्कॉलर टॉक ने हम लोगों ने इस चीज का हम लोगों ने इस पे एक प्लान किया कि हम लोग एक ऐसा सेशन अरेंज करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो ये स्कॉलरशिप अचीव करके यहाँ तक पहुंचे हैं उनसे उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो हम पूछेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे ताकि आपको प्रॉपर एक जो सिनेरियो पता चले कि कैसे स्कॉलरशिप हासिल किया जाता है और कैसे इस पे आप कोरिया में आके स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में सेशन में बात करने के लिए जो हमारी रिफ़त आमना है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि वो फ्रेश ग्रेजुएट थी जिन्होंने बीएस की और बीएस के बाद वो मास्टर स्कॉलरशिप पे कोरिया में आई हैं।
तो रिफत मैं आपको कहूँगी आप पहले अपना थोड़ा-सा तारुफ करवा दें, फिर मैं हाँ, आपसे जो है ना सवाल करती हूँ स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम जी। सना, थैंक यू सो मच जी, फॉर जी। हैविंग मी। एक्चुअली रिसेंटली आपको पता है मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ खलीफा यूनिवर्सिटी से जी, और जी। मास्टर जो है मैंने किंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और मैं बेसिकली कोरिया में अपना बैचलर्स फिनिश करने के फ़ौरन बाद ही आ गई थी हुँ, हुँ। इंटर्नशिप करने के लिए। जी, जी। यूएसटी में मैंने इंटर्नशिप की 6 मंथ की, हुँ, तो हुँ। फिर यहीं से फिर मैंने आगे यहाँ पर मास्टर के लिए क्योंगपुक में अप्लाई कर लिया था। जी, जी। रिफत मैं आपसे पूछूँगी आपको ये स्कॉलरशिप के कोरिया में स्कॉलरशिप मिलते हैं, आपको इसके बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला था? असल में मेरा ये था कि जब मैं अंडर ग्रेजुएट के लास्ट सेमेस्टर में थी, तो मैं जी, जी। डिफरेंट यानी कि कंट्रीज़ का देख रही थी कि कहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। जी, जी। तो मेरे कुछ यानी कि टीचर्स थे जो कि साउथ कोरिया से ही पढ़ के आए हुए थे। हुँ, तो हुँ। उनसे मैंने गाइडलाइन ली, कुछ चाइना से पढ़ के आए हुए थे, कुछ जर्मनी से। तो मैंने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया। मुझे उन्होंने जी, यूनिवर्सिटीज़ जी। के नेम वगैरह और जो ग्रुप्स हैं, जो इंटरनेट पे बने हुए हैं, उन सब की मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन अपने टीचर से ही बेसिकली मिली। तो हुँ, उनमें हुँ। मैंने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया। तो लेकिन ये हाँ। था कि राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे जी, जी। इंटर्नशिप मिल गई यूएसडी में। हाँ, तो मैंने हाँ, फिर हाँ। बाकी जगहों पे जहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, उनका मैंने वेट नहीं किया, तो मैं फिर साउथ कोरिया चली आई। हुँ, 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 हुँ। यानी पहले आपने मास्टर्स से पहले कोरिया में इंटर्नशिप की है जो जी, आपको पाकिस्तान में जब आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुई थी उसी के बाद आपको ये इंटर्नशिप की हाँ ऑफर जी, हुई थी। नवंबर में मैं ग्रेजुएट हुई थी और जनवरी में जी, मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी। हाँ, तो आपने 1 साल पहले इंटर्नशिप की है उसके बाद फिर आपने मास्टर्स कंटिन्यू की है यहाँ पे। जी, 6 मंथ हाँ, इंटर्नशिप। 6 मंथ्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही हो गया। बहुत शुक्रिया आमना, मैं आपके बाद पास दोबारा आऊँगी हमारे और सवालात के लिए। अभी मैं फ़ारूक भाई की साइड पे जाऊँगी। तो फ़ारूक भाई आप पहले अपना तारुफ़ करवा दें और हमारे देखने सुनने वालों को कि आप किस स्कॉलरशिप के अंडर यहाँ पे पढ़ रहे हैं और फिर मैं आपसे जो है ना सवालात का सिलसिला शुरू करूँगी। जी, मेरा नाम फ़र्रुख आलम ज़ैदी और मैं संगी कुमार यूनिवर्सिटी कोरिया में 2018 में मेरा एडमिशन हुआ था जी, सितंबर जी, में जी। और मैं एचईसी स्कॉलरशिप पे मैं यहाँ पे पीएचडी हुँ, कर रहा हूँ। हुँ। जी और मेरा जो मेजर है वो मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। हुँ, 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 हुँ। सही हो गया। तो फ़ारूक भाई मैं आपसे भी वही सवाल करूँगी कि कोरिया में स्कॉलरशिप के बारे में आपको सबसे पहले कहाँ से पता चला? जी, क्योंकि एचईसी जो है इसका अपना एक पोर्टल अवेलेबल है जी, जी। वेबसाइट पे, तो सबसे पहले तो क्योंकि हमने बीएससी और एमएससी के लिए अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट कराना होता है एचईसी से, हुँ, हुँ। तो हुँ, हमें हुँ। एचईसी के ई पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, उसके लिए पूरी एक ऑनलाइन सीवी बनती है जी, जी। और वहीं वहीं पे ही ये सारे स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जी, जी, तो जी, जी। तो सबसे पहले तो वहीं से ही इन्फॉर्मेशन मिली है हुँ, स्कॉलरशिप की। हुँ। दूसरा ये कि न्यूज़पेपर में इसकी ऐड भी आई थी जी, जी। और क्योंकि यूटी लाहौर में ही मेरा मास्टर्स है, तो उस दौरान हुँ, वहीं पे हुँ। ही नोटिस बोर्ड पे भी इन्फॉर्मेशन इसकी डिस्प्ले हुई थी। चलें जी, सही हो गया। तो शुक्रिया इसीलिए बहुत एक शुक्रिया बात और फ़ारूक है भाई। जी, जी। जी, इसमें ये है कि जो एचईसी स्कॉलरशिप है ना, क्योंकि ये हुँ, एचईसी हुँ। वेबसाइट बेस्ड है, तो हुँ, सारी हुँ। इन्फॉर्मेशन पोर्टल से ही मिल जाती है, इसमें कोई ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, फेसबुक हाँ, के ग्रुप्स सही हो पे गया। या स्कॉलरशिप ग्रुप्स में। सही हो गया, बिल्कुल। चलें फ़ारूक भाई मैं आपके पास वापस आऊँगी। अभी हम डॉक्टर फ़हाद के पास जाते हैं। फ़हाद भाई आप अपना थोड़ा-सा इंट्रो करवा दें और फिर मैं आपसे सेम सवालात का सिलसिला शुरू करती हूँ। जी, फ़हाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मेरा नाम सईद फ़हद अली है और मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ। प्रायर टू दैट मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में और हमारे एक जी, जी। कोलीग वहाँ पे चले गए थे यंगनम यूनिवर्सिटी में। तो उससे यूनिवर्सिटी जी, का जी। पता चला और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो फिर 2-3 प्रोफ़ेसर की तरफ से जी, पॉज़िटिव जी। रिस्पॉन्स आ गया और साथ-साथ मैंने आइल्स की हुँ, हुई थी। हुँ। तो आइल्स मेरा स्कोर उस टाइम 7 बैंड था, तो जी, जी। ऑल्दो यूनिवर्सिटी का रिक्वायर्ड जो बैंड हुँ, था हुँ। वो 6 बैंड था आई थिंक। उस टाइम जब मेरा एडमिशन होता है दैट वाज़ बैक जी, इन जी। 2017 मार्च 2017। तो जी, जी। प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप मैंने विन कर लिया और फिर उसी पे
अल्हम्दुलिल्लाह PhD हो गई जी मेरी। चलिए सही है, गुड हो गया। यानी आपको आपके कोलीग के थ्रू पता चला कि कोरिया में जो है स्कॉलरशिप मिलते हैं सोशल साइंसेस पे, जैसे आपकी फील्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जी, तो आपको आपके जी, कोलीग के जी। थ्रू पता चला। उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी, जी। सोशल साइंसेस में यूजुअली स्कॉलरशिप बहुत कम होते हैं। जिस तरह जी, जी, आपने कहा बिल्कुल। कि मतलब उसमें कम होती है और मेरे प्रोफ़ेसर का एक मशहूर कोट है, वो मुझे अभी भी याद है। वो कह रहा जी, था जी। कि वी द सोशल साइंसेस आर लाइक द पुअर कज़िन्स। वो कह रहा था कि हम सही पुअर है। कज़िन्स हैं, वो साइंसेस की या इंजीनियरिंग की। तो हुँ, मतलब हुँ। कोरिया में फंडिंग यूजुअली 90% या अगर 80% इस तरह वो प्योर साइंसेस, इंजीनियरिंग और इनमें होता है। हुँ, सोशल हुँ। साइंसेस में कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर आप में सेल्फ बिलीफ है और आप कमिटेड हैं तो मुश्किल नहीं है। मेरा वो केस आपके सामने है। इस पे जब मैं आ रहा था तो प्रोफ़ेसर ने मुझे कहा था कि मैं पार्शियली आपको फाइनेंस करूँगा। फिर जी, जी। फ़ॉर्च्यूनेटली फिर उसे कोई और प्रोजेक्ट्स भी मिल गए और फिर मैं आखिर तक उस स्कॉलरशिप के अंदर रहा, तो काफ़ी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा जी। जी, जी, बहुत अच्छा हो गया। तो फ़हद भाई आप तो थोड़े पैशनेट थे और आपका विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग थी, तो आपने कहा कि नहीं सोशल साइंसेज़ में भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो समटाइम्स अप्लाई ही नहीं करते। वो समझते ये हैं कि सिर्फ़ साइंसेज़ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, सोशल साइंसेज़ में स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपको इस सेशन में बुलाने का मकसद ही यही है कि हम लोगों को दिखा सकें कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोशल साइंसेज़ में भी स्कॉलरशिप विन की है। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। अब मैं आगे चलती हूँ थैंक यू जी। खान ज़ाहिर भाई से हम लोग उनका तारुफ सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन-से स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। जी, ज़ाहिर भाई। जी, मेरा नाम ज़ाहिर खान है और मैं डिस्ट्रिक्ट मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, जी। मैंने जी मास्टर जो किया हुआ है बिज़नेस स्टडीज़ में जी, पेशावर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और फिर इसके बाद मैं चला गया एमएस के लिए आयरलैंड। तो वहाँ आयरलैंड जो इंग्लैंड के पास एक जी, जी। छोटा-सा कंट्री है ना आयरलैंड, डबलिन से। तो वहाँ से मैंने एमएस कर दिया। फिर मैं पाकिस्तान आ गया तो मेरा इसी तरह जो फ़हद भाई ने कहा इसी तरह मेरा भी एक दोस्त था यहाँ पे, वो यहाँ पढ़ रहा था। तो उसके थ्रू हुँ, मुझे हुँ। कुछ आइडिया आ गया और इसके बाद मैंने फिर अप्लाई कर दिया। हुँ, तो हुँ। यंग यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया। मैं अभी पीएचडी यहाँ कर रहा हूँ और जी, जी। यानी बिज़नेस आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। फ्रेंड्स जी। के थ्रू पता चला कि कोरिया में स्कॉलरशिप मिलता है और सोशल साइंसेज़ में मिलता है। बिल्कुल, हाँ, मैं उसके साथ अक्सर फ़ोन पे बात कर रहा था तो उसने मुझे बता दिया और फिर मैं भी मोटिवेट हो गया तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो एक दोस्त के थ्रू मुझे थोड़ा-सा आइडिया आ गया, क्लियर हो गया तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया और बड़े आसानी चलो से मिल सही, गया, जी, इतने जी, मुश्किल से नहीं मिला सही था हो गया। मुझे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर भाई, मैं आपके हाँ। पास भी दोबारा आऊँगी। हम चलते हैं शयान की तरफ। शयान आप भी अपना तारुफ करवा दें और हमें बताएँ कि आप कौन-से स्कॉलरशिप के अंडर हैं यहाँ पे और फिर मैं आपसे भी सवालात का सिलसिला शुरू करूँगी। जी, शयान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो आपने काफ़ी डिटेल में तारुफ़ जी, करा जी। दिया है, लेकिन बेसिकली मेरा ताल्लुक पेशावर से है और यहाँ कोरिया में जो है तो अभी फ़िलहाल मैं गाचुन यूनिवर्सिटी में जी, प्लांट जी। सिस्टमैटिक्स लैब में हुँ, हुँ। पीएचडी कर रही हूँ। स्कॉलरशिप जो मुझे रिसीव हुई है, जो मैं अवेल कर रही जी, हूँ, जी। वो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। सो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बाकी जो प्रोफ़ेसर हुँ, स्कॉलरशिप्स हैं, हुँ। सो उससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। लेकिन जैसे आप जी, पूछ जी। रही हैं कि कैसे आप लोगों को पता चला, तो शायद कोरिया ही वो वाहिद कंट्री है कि जिसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि सही हो यहाँ पे गया। हम स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरा आखिरी ऑप्शन था यहाँ पे हुँ, स्कॉलरशिप हुँ। ढूँढने का, तो मैं गलत नहीं होंगी। काफ़ी हद तक बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने सर्च किया था, ट्राई किया था, कुछ स्कॉलरशिप्स मिल भी गई थी, लेकिन फिर वही था कि इनकी जो थी तो हुँ, हुँ। इनकी तरफ से पहले कॉल आ गई थी। सो उस वजह से फिर मैंने उस चीज़ को कैरी अप कर लिया था। तो जो scholarshipposition.com है, एक हुँ, हुँ। वेबसाइट है तो जिसमें आप सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे आपको रेगुलर बेसिस पे जितने भी कंट्रीज़ में जो-जो भी हुँ, स्कॉलरशिप्स हुँ। होती हैं, तो वो उसकी ईमेल्स आती हैं। तो इसी तरह उसमें भी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी वहीं से ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी और एक मेरे फेलो थे यंग उसमें क्योंगपुक हुँ, नेशनल हुँ। यूनिवर्सिटी में, वो मास्टर्स करने के लिए आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोरिया में एजुकेशन सेटअप अच्छा है, सो अगर आप अवेल करना चाहती हैं, तो यहाँ पे भी किसी सही। स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें।
तो पहले मैंने जब ट्राई किया था KGSP में, तो मैंने मास्टर्स में अप्लाई सही किया हो था, लेकिन उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। फिर मैंने जब PhD के लिए अप्लाई किया था नेक्स्ट ईयर, तो फिर PhD के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई एंड अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैं अवेल कर बहुत रही अच्छा हो हूँ। गया। तो यानी कि अब सबने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो कोई इसमें वो साइंस नहीं है, सबको किसी को किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला है, वेबसाइट्स हैं और अब तो सोशल मीडिया इतना कॉमन हो गया हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम रह गया। आपके सर्कल में इतने लोग होते हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो स्कॉलरशिप का पता चलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएँगे। मैं रिफ़त के पास दोबारा आऊँगी। रिफ़त, आप मुझे ये बताएँ कि जब आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता चला कोरिया में, जैसे आपने पहले इंटर्नशिप की, फिर आपने मास्टर्स आपको रिस्पॉन्स मिल गया प्रोफ़ेसर की तरफ से, तो आपने जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम किए है और फिर वीज़ा आपको कैसे मिला है, इसका थोड़ा-सा जो प्रोसेस है हमारे सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर दें? असल में ऐसा था, जब मैं इंटर्नशिप करने के लिए आई थी, तो मेरा मतलब माइंडसेट यही था कि मैंने मास्टर स्टार्ट करना है ना, हुँ। एज सुन एज पॉसिबल मास्टर स्टार्ट करना है। तो मैं मोस्टली डॉक्यूमेंट्स अपने साथ पाकिस्तान से रेडी करवा के लाई थी, क्योंकि मैंने जी। जितनी भी मास्टर के लिए एप्लीकेशंस दी, वो मैंने कोरिया के अंदर रहते हुए ही, यानी कि वहीं से ही अपने इंस्टीट्यूट से ही सेंड करती रही। मैंने पाकिस्तान से कोई एप्लीकेशन सेंड नहीं की। जी, जी। तो उसमें यही होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको आपको HEC से अटेस्ट करवाना होता है, और फिर आई थिंक कोरिया के लिए नोटरी पब्लिक से जो कॉपीज़ होती हैं आपकी, अगर वो आप अटेस्ट करवा लो, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं मोस्टली यानी कि 3-4 कॉपीज़ बनवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के लाई थी। तो वो मैं साथ-साथ अप्लाई करती रहती थी, जहाँ पर भी मुझे पता चलता था कि एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। हुँ, हुँ। चलें जी, सही हो गया। तो मतलब आपने कोरिया में रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करवाए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और आपका वीज़ा का स्टेटस सिर्फ़ आपको चेंज करवाना पड़ा, राइट? नहीं, नहीं, उस क्योंकि मेरी जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, फिर मैं वापस पाकिस्तान चली गई थी। जून में मेरी हुँ, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, बट मास्टर मेरा अगस्त में स्टार्ट हुआ था। तो मैं हुँ, दोबारा से पाकिस्तान से ही न्यू वीज़ा लगवा के आई थी, क्योंकि हुँ, मैं हुँ। अप्लाई कर गई थी और जो एडमिशन लेटर था, वो मुझे घर पे ही मिला था। हुँ, हुँ। लेकिन ये तो था कि रिफ़त आप मास्टर। जी, जी। जी, जी। आप ये बता सकेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए एम्बेसी में, आपको कितने मतलब कितना ड्यूरेशन लगा आपको वीज़ा मिलने में? 1 वीक। 1 वीक। यानी कि आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि कोरिया में जो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आपको अप्रूवल मिलता है, तो आपको आगे जो वीज़ा का ये जो प्रोसेस है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है कोरिया का वीज़ा जो प्रोसेस है, और इतने हुँ, हुँ। डॉक्यूमेंट्स भी नहीं एम्बेसी वाले मतलब आपसे माँगते। उनका बिल्कुल यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट सिस्टम सेपरेट है, और जो वीज़ा के लिए हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके लिए आई थिंक सिर्फ़ एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए कोरियन एम्बेसी कहती है कि आप ये लाज़मी लेके आएँ ना। हुँ, बाकी हुँ। डॉक्यूमेंट्स। चलें जी, सही हो गया। मैं अब फ़ारूक भाई की तरफ आऊँगी। फ़ारूक भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आपको जब HEC का स्कॉलरशिप मिल गया, तो फिर आप अपने क्योंकि हर स्कॉलरशिप के जो थोड़ा प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट होता है। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आए हैं, तो आपका थोड़ा-सा प्रोसेस डिफरेंट होगा, तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपने किस तरह वीज़ा के लिए अप्लाई किया? जी, इसमें ये है कि HEC स्कॉलरशिप अवेल जी, करने जी। का जो तरीका है वो है तो सिंपल, जी, जी। लेकिन बहुत सब्र वाला काम है। वो इसके में जी, हुँ, हुँ। इसमें ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम इस सेंस में ज़्यादा लगता है कि मुझे अभी तक याद है कि 30 जून 2017 को मैंने अप्लाई किया हुँ, था हुँ। स्कॉलरशिप के लिए, जो कि लास्ट डेट थी। और जी, फिर उसके बाद जो है हुँ। इनिशियल शॉर्टलिस्ट होने के लिए, जिसमें ये अनाउंस किया गया था कि आपको हुँ, HEC हुँ। स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, तो अब हुँ, आप जो है ना हुँ। एडमिशन के लिए अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में। तो वो 28 मार्च हुँ, हुँ। 2018 को अनाउंसमेंट हुई थी। यानी कि तकरीबन ये 1 साल का अरसा था, उसमें हुँ, हुँ। जाके बाद में पता लगा था 1 साल बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वो इस तरह से किया कि जी, जी। प्रोफ़ेसर्स को ईमेल की, क्योंकि साउथ कोरिया के लिए HEC की सपोर्टेड 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो संगे हुँ, कुमार हुँ। यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ, जी, और जी। दूसरी हानयांग यूनिवर्सिटी है। तो मेरा जो प्रोसेस हुआ था वो इस तरह से था कि मैंने सिंपली हुँ, प्रोफ़ेसर से हुँ। कॉन्टैक्ट किया,
प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस हुई, इंटरव्यू वगैरह हुआ था, प्रोफेसर ने इंटरव्यू लिया, उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर मिला और फर्दर फिर मैंने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर के ही थ्रू हुई और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एडमिशन लेटर आया, बिजनेस लेटर आया। जी, जी। उसकी बेस पे मैंने अप्लाई किया वीज़े के लिए। जी, जी। अच्छा, एक तो ये प्रोसेस है। जी, जी। इसके साथ-साथ बिल्कुल पैरेलली एक और प्रोसेस चल रहा होता है जो कि हमने एचईसी के लिए करना होता है। सही, सही। क्योंकि हमारा पाकिस्तान सपोर्टेड प्रोग्राम होता है पीएचडी का, तो हमें एक फाइनल एवॉर्ड लेटर लेना होता है। उसके लिए सारी जो है जुडिशियल इंक्वायरी पूरी करनी होती है, जुडिशियल प्रोसीजर्स पूरे करने होते हैं, उसमें एग्रीमेंट साइन होता है कि सही। हमने पीएचडी के बाद जाके 5 साल पाकिस्तान में सर्व करना है लाज़मी। उसके साथ फिर जब हम सारी क्लियरेंस ले लेते हैं एचईसी से, हमारा एनओसी बनता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में फैकल्टी मेंबर भी हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यूटी लाहौर में, तो वहाँ से हमें एनओसी मिलता है एचईसी से। उसकी बेस पे फाइनल एवॉर्ड लेटर मिलता है और फिर जो कोरिया से डॉक्यूमेंट्स आते हैं एडमिशन के, उसकी बेस पे फिर हम अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए। तो वीज़े के जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट तमाम स्कॉलरशिप के लिए सेम होते हैं, लेकिन तो हमारा जो प्रोसीजर है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ था, तो हमें नेक्स्ट डे ही स्कॉलरशिप मिल गया था। मेरे केस में तो नेक्स्ट डे ही वीज़ा अप्रूव हो गया था। सही हो गया, सही हो गया। लेकिन आपका जो बाकी का प्रोसेस था उसमें आपको वो बहुत सब्र करना जी। पड़ा। तो यही बात मैं इसीलिए चाह रही थी कि जो जिन लोगों ने जैसे-जैसे स्कॉलरशिप विन की है वो अपना रियल एक्सपीरियंस शो करें। क्योंकि समटाइम्स हम जब स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि आज हमें स्कॉलरशिप मिला और कल हम कोरिया पहुँच जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा उसमें सब्र की भी ज़रूरत होती है। और अभी मुझे मैसेज आया है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले जो हमारा ये सेशन है कंप्लीट मतलब होने आपको एक प्रोसेस पता चले कि ये लोग अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें। उसके बाद फिर आपको उस एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आपका फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फिर हम अपने गेस्ट से उसके बारे में सवाल करेंगे। नेक्स्ट मैं जाऊँगी फ़हद भाई के पास। फ़हद भाई आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि अब आपको सोशल साइंसेज़ में स्कॉलरशिप मिला है, तो आप भी थोड़ा-सा प्रोसेस बता दें कि आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है और आपको किस तरह जो है ना वीज़ा अलाउ हुआ है? अच्छा जी, मेरे स्कॉलरशिप में सबसे पहले तो मैंने प्रपोज़ल मैंने बनाई, प्रपोज़ल लिखी और फिर मैंने प्रोफ़ेसर को कॉन्टैक्ट किया, मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेसर्स को अपने यंगनम यूनिवर्सिटी में ही। कोई 10 प्रोफ़ेसर्स को मैंने मेल किए तो 3 से फिर पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद यूजुअली ये होता है कि जब प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप आप अवेल कर लेते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं दिखाना जो कि $18,000 होता है। इन माय केस वो मैंने खुद अरेंज कर ली, प्रोफ़ेसर से उसका नहीं कहा और उसके बाद मेरी एडमिशन हो गई और फिर कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैंने एक सेमेस्टर डिफ़र करना हुआ। और ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी की कोई काम आता है या कोई मजबूरी आ जाती है, वंस अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप 2 सेमेस्टर के लिए अपना एडमिशन डिफ़र कर सकते हैं। मैंने 1 सेमेस्टर के लिए डिफ़र की और उसके बाद मार्च 2017 को मैंने यंगनम यूनिवर्सिटी जॉइन की और फिर वहाँ पे केमूक प्रोजेक्ट था जो कि प्रोफ़ेसर को मिला था, तो उसमें मैंने प्रोफ़ेसर के साथ टीएशिप की तकरीबन 3 साढ़े 3 साल। चलें जी, जी। सही हो गया। यानी आपने जैसे बाकी अभी जो लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, किसी को बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए अरेंज करना पड़ा। तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है ना एक मालूमात होगी जो हमारे सुनने वाले हैं कि आपको मतलब एक जो वीज़ा का प्रोसेस होता है, उसमें आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बनाने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है ना वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। बहुत शुक्रिया फ़हद भाई। अब मैं जाऊँगी जी। ज़ाहिर भाई की तरफ, तो उनसे भी यही सवाल करूँगी कि आपने जब आपको स्कॉलरशिप का पता चल गया, अप्रूवल मिल गया, तो फिर आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाया और वीज़ा के लिए अप्लाई किया? अच्छा जी, सना यहाँ मैं एक ऐड करना चाहता हूँ एक चीज़, एक जी, बात जी। और वही कि स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहे ना कोरिया यूनिवर्सिटी को हुँ, बिज़नेस हुँ। डिपार्टमेंट में, तो उसको पहला जो होना चाहिए कि वो फैकल्टी को जाए। आप उनको चाहिए कि वो किसी यूनिवर्सिटी को यंग वेबसाइट पे जाए, जी, वहाँ जी। एकेडमिक पे जाए, फिर एकेडमिक में फैकल्टी पे जाए। जी, फैकल्टी जी। में वो अपना जो डिपार्टमेंट होगा उनका, अगर बिज़नेस डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स है या कोई और डिपार्टमेंट है ना, हुँ, वहाँ पे हुँ। जाके उनको चाहिए कि वो प्रोफ़ेसर को ईमेल करता है, पर्सनल प्रोफ़ेसर को,
जी, उसके जी। पर्सनल प्रोफाइल पे जाके ना वहाँ अपना इंटरेस्ट जो है उसको चेक कर ले कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, बिजनेस स्टडीज में ना, तो वो सेम फील्ड वो प्रोफेसर को भाई वहाँ उनको मिल जाएगा। तो वहाँ प्रोफेसर का जो वहाँ डिटेल होगा, वहाँ उसके पब्लिकेशन होंगे, वहाँ उसके रिसर्च होगा, तो वो उसके साथ चेक करके ना जो जो उसका स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है ना उसका भी प्रोफेसर की चेक करे। अगर मैचिंग कर रहा है तो वहाँ से स्टूडेंट को चाहिए कि वहाँ प्रोफेसर का ईमेल उठा ले, उससे कांटेक्ट नंबर वगैरह होगा, तो फिर स्टूडेंट को चाहिए कि अपना एक अच्छे सा सीवी बनाए और वो प्रोफेसर को ईमेल करे। तो जब प्रोफेसर को ईमेल मिल जाएगा तो वो उनका सीवी चेक करके ना उनको रिस्पांस करेगा। उसको अगर पॉजिटिव रिस्पांस आ गया तो इसके बाद फिर वीजा की प्रोसेस होगा और काम होगा ना। तो जो मेरा वाला है तो मैंने इसी तरह किया था, मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो है ना साउथ कोरिया के वो उठा लिए अपने साथ, उसका एक फोल्डर बनाया। फिर मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को अपना डिपार्टमेंट में जाके ना प्रोफेसर को चूज करके ना जो मेरा फील्ड है और प्रोफेसर का एक मैचिंग कर रहा है ना, तो उसको मैंने ईमेल कर दिया। ईमेल के बाद मुझे मुख्तलिफ रिस्पांस आ गए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ मेरा जो एक दोस्त था वो पढ़ रहा था यहाँ पे, तो उसने कहा यंगनम यूनिवर्सिटी बेस्ट है, यहाँ आ जाओ, ये सही है, ये है, ठीक है। तो फिर जब वो एडमिशन हो गया, मेरा रिस्पांस पॉजिटिव आ गया। इसके बाद जब मेरा मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, तो फिर उसके में तो कोई खास इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो जो बेचते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले वो पूरा पैक बेचते हैं। इसके साथ तुम्हारा जो इस तरह शायान ने कहा कि उसको जस्ट एफआरसी चाहिए और कुछ एक दो और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारा पैक लेके फिर मैं कोरियन एम्बेसी गया, वहाँ सबमिट करवाया और बस इसके बाद मुझे वीज़ा मिल गया। तो आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है सारा जो प्रोसेस जो मैंने किया था, मुझे कोई मुश्किलात नज़र नहीं आई थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, कोई मसला नहीं आता। तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि डिस्करेज ना हो जाए, अगर वो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करे, उसको जी। मोटिवेशन करे, अपने डिटर्मिनेशन करे, अप्लाई करे। इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो डरे कि भाई मुझे नहीं मिलेगा, ये मुश्किल है, ये है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन अगर अप्लाई करेगा बंदा, अप्लाई नहीं करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा और ऐसे कहेगा कि भाई मुश्किल है, ये है, तो उसको मसला आ सकता है ना। चलें जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब शान की तरफ आऊँगी। शयान, आपसे भी यही सवाल होगा कि आपने किस तरह आपने कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप विन किया है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन था और आपने कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई किया? कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में एक तो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो ज़रा जो क्वांटिटी होती है और वो ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे है, सो यू हैव टू लाइक कंपाइल 3 और 4 सेट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। एक सेट आपका ओरिजिनल होता है डॉक्यूमेंट्स का और 3 से 4 सेट्स मज़ीद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें नोटराइज्ड कॉपीज़ भी होती हैं, आपके रेफरेंस लेटर्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ों की आप फ़ोटोकॉपी करके 4 सेट्स बनाते हैं। तो केजीएसपी में एक ये है पॉइंट कि या एम्बेसी ट्रैक के थ्रू सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की और उसका बाकायदा कंट्री वाइज कोटा है, और दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू एक अलग प्रोसेस चलता है जिसमें स्टूडेंट डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है जिसमें वो चाहता है, उस यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेजता है। सो मेरे केस में ऐसा था कि मैंने एम्बेसी के थ्रू किया था, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक का एक एडवांटेज कह लो वो ये है कि आप 3 यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन दे सकते हैं उसमें। 3 यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करके आप उसमें फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हो। तो मैंने फिर एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे, और दूसरा ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दैट इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू इन द एम्बेसी। उसका आपके आगे मजीद कोई वो नहीं होता। सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो एम्बेसी से ही स्टार्ट होता है। एम्बेसी में ही बाकायदा एक पैनल होता है जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन की भी एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं, फिर कोरियन गवर्नमेंट के भी एक होते हैं, और शायद कोई केजीएसपी एलुमनाई भी हैं। तो वो बाकायदा एक पूरा पैनल होता है जो कि आपका इंटरव्यू लेता है, जिसमें लाइक दे यूज्ड टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। उस बेसिस पे फिर आपकी सिलेक्शन होती है। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कि इसमें आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने अभी तक आइल्ट्स नहीं दिया है। मैं 2018 में आई हूँ कोरिया में, अभी तक मैंने आइल्ट्स नहीं दिया है और ना ही आइल्ट्स मेरे से रिक्वायर किया गया है। सो अगर किसी के पास आइल्ट्स नहीं भी है तो केजीएसपी के लिए जस्ट इन वन गो आप ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो वीजा है, वीजा के लिए भी ऐसा ही था कि जो केजीएसपी का स्कॉलर है तो उसकी वीजा फीस नहीं होती है। सो आप सिर्फ जाते हैं, आप अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआरसी आपसे रिक्वायर होता है वो जरूरी है,
और एक जो है तो इनका बाकायदा अलग एक मेडिकल सेटअप होता है, बहुत ऑर्गेनाइज़, जिसमें आपको बाकायदा लैब्स यहाँ से ये लोग ईमेल करते हैं कि इस लैब में जाके आप अपना टेस्ट करवाएँ और हमें वो रिजल्ट्स भेजें। तो वो रिजल्ट्स आप बाय स्कैन भी इनको भेजते हो और उसके बाद जो एम्बेसी अपना जो रिक्वायरमेंट करती है वो भी फिर आप फुलफिल करते हो। तो काफ़ी एक ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टम जाता है, हर महीने बाकायदा स्टूडेंट्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट होते हैं और एट द एंड ऑफ जुलाई आपको कन्फर्म एक लेटर मिलता है कि जी आप सेलेक्ट हो गए और अगस्त में आपने कोरिया आना है। सही हो गया, सही हो गया। बहुत शुक्रिया शायान। अब मैं दोबारा रिफ़त के पास आऊँगी। रिफ़त, आप ये बताएँगी कि आपको जो स्कॉलरशिप मिला मास्टर्स के लिए उसकी मालियत कितनी थी? हाँ, हमारे सुनने वालों को यूएस डॉलर्स में आप बताएँ और फिर आप ये भी बताएँ कि वो जो स्कॉलरशिप की जो आपको अमाउंट मिल रही थी, उसमें आपका यहाँ पे गुज़ारा किस तरह हो रहा था कोरिया में? सना, मेरा जो मास्टर का स्कॉलरशिप था वो $900 था। और मेरा थोड़ा-सा ये था कि क्योंकि मैं पर्सनली पहले से ही प्रोफ़ेसर से बात की थी जाके ना। मैं मेल के थ्रू इतना नहीं किया, मोस्टली मैं प्रोफ़ेसर्स की लैब विज़िट करके पर्सनली उनसे बात की थी। तो इस वजह से फिर मैं मतलब मोस्टली वैसे कोरिया में यही कंसिडर किया जाता है कि जब आप प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट डिस्कस नहीं करनी चाहिए। बट क्योंकि मैं पहले से कोरिया में रह रही थी और मुझे आइडिया था कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं या हम हलाल फूड खाते हैं तो उसके लिए तो या जो भी सर्वाइवल का है, तो मैंने प्रोफ़ेसर से पहले ही बात कर ली थी कि आप कि मुझे पहले बता दो कि आप कितना स्कॉलरशिप अमाउंट दोगे ना। सो मेरे प्रोफ़ेसर ने मतलब मुझे आई थिंक अच्छी ये अमाउंट थी और इसमें हर तरह से यानी कि अच्छे से हो जाता है। सही हो गया, सही हो गया। मैं नेक्स्ट जाऊँगी हमारे फ़ारूक भाई। फ़ारूक भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आप जो हमारे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं और जितने लोग हैं उनको बताएँ कि आपको जो एचईसी का स्कॉलरशिप मिला है, उसकी कितनी अमाउंट थी और आपका सर्वाइवल यहाँ कोरिया में उसके मुताबिक कैसे हो रहा है? फ़ारूक भाई हमारे साथ हैं? ठीक है, मैं डॉक्टर फ़हद के पास जाऊँगी। डॉक्टर फ़हद, आप मुझे बताएँ कि आपको जो स्कॉलरशिप मिला उसकी कितनी मालियत थी यूएस डॉलर्स में और आपका सर्वाइवल कैसे हुआ है कोरिया में उस स्कॉलरशिप अमाउंट पे? अच्छा जी, मेरा जो स्कॉलरशिप था वो तकरीबन 700 यूएसडी था, तो इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी समहाउ हो जाता था, मतलब उसमें और साथ-साथ यहाँ पे भी मेरी अपनी वो थी तो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन एक डिसेंट अमाउंट जो है वो तकरीबन 1200 यूएसडी है। उसके लिए आप कोशिश कीजिए, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज़ में फिर आपने कंप्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह में आपको जब पीएचडी के लिए आते हैं तो 1200 टू $1000 ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज़ में बहुत पहले तो मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो थोड़े कम मिलते हैं, तो फिर उसके साथ आपने और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हो गया मेरा सब कुछ और मैंने पीएचडी कर ली जी। हाँ, तो आपने 700 यूएस डॉलर्स बताए, तो आपके अकॉर्डिंग कोरिया में सर्वाइव करने के लिए मिनिमम कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है, एक स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए जी तकरीबन इसी में हो जाता है, बंदा अगर कर ले तो अगर उसे कोई क्योंकि और ज़्यादा वो नहीं है तो सब बहुत से कोरियन प्रोफेसर हैं जो 500 यूएस डॉलर्स ऑफर करते हैं, तो अगर किसी जी, कोई जी, जी, बिल्कुल। स्टूडेंट जिसके माइंड में ये हमारे क्वेश्चन हो हमारे एक तो आप दोस्त उनको बता सकती हैं। एग्ज़ैक्टली जी, अब हमारा एक दोस्त है उसे 400 यूएसडी भी मिलता था, लेकिन उस पे भी उसका गुज़ारा हो जाता था। मतलब ये बंदे पे अपना वो है कि वो किस तरह से अपना लाइफ़ स्टाइल रखता है और बिल्कुल, कितने पे बिल्कुल। उसका हो जाता है। लेकिन कोरिया में अगर आपको 6 प्लस मिल जाते हैं, 600 प्लस, तो आराम से आपका काम हो जाता है। मतलब आपकी जो रेंटल है और दूसरे और ज़रूरियत की चीज़ें हैं वो हो जाती हैं उसी में। ये सही काफ़ी है हो मेरे गया, ख़्याल में, सही। 700 तो एक डिसेंट अमाउंट है। जी। सही होगा, सही। ज़ाहिर भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जो आपको स्कॉलरशिप मिला उसकी कितनी मालियत थी यूएस डॉलर्स में और आपका गुज़ारा कैसे हुआ साउथ कोरिया में? हाँ, आपका माइक ऑफ है ज़ाहिर भाई, माइक ऑन कर लें। अच्छा, मुझे जो प्रोफ़ेसर की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिल रहा था उसकी मालियत जो थी वो 600 यूएस डॉलर थी। तो इस पे मेरा गुज़ारा अच्छी तरह से हो रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था और
अगर इससे मेरे ख्याल में अगर कम भी स्टूडेंट को मिल रहा है ना $500, तो उनको अवेल करना चाहिए और उनको आना चाहिए, क्योंकि इतना मसला नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ जो मैंने ऐसे यूरोप में भी टाइम गुजारा है ना, यूरोप में मसला जो मेन मसला है ना, वहाँ रेंट बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप जो यहाँ अगर जो रेंट हमें मिल रहा है $100 पे या $120 पे, इसी तरह जगह आपको यूरोप में $500-400 पे मिल सकता है ना। तो यूरोप में जो है ना रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो मैंने यहाँ नोट किया है ना, और रेंट कम है एज कम्पेयर टू यूरोप एंड कोरिया। सो स्टूडेंट को चाहिए कि डरना नहीं चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर 400-500 है ना, तो उनको भी अवेल करना चाहिए। यहाँ आके फिर प्रोफेसर से अगर उनको गुजारा नहीं हो रहा है, प्रोफेसर से बात करके प्रोफेसर इंक्रीज करे, तो वो प्रोफेसर बाद में भी इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं है कि बस जो कहा है वो कहे। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें और उनके साथ आपका जो रिलेशन है सही जा रहा है, तो वो इंक्रीज करता है। तो मेरा इस पे बहुत अच्छी तरह गुजारा हो रहा है, कोई मसला नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद भाई। फ़ारूक भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एचईसी का स्कॉलरशिप मिला है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि कितनी मालियत का होता है, मतलब यूएस डॉलर्स में इसकी कितनी अमाउंट होती है, और आपका जो सर्वाइवल है कोरिया में वो इस अमाउंट पे कैसे हो रहा है? हाँ, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर ले। जी, एचईसी स्कॉलरशिप के जो अमाउंट है यूएसडी में, वो तकरीबन 900 यूएसडी है एग्जैक्ट, ये फिक्स है हानियन के लिए भी और एसकेक्यू के लिए भी, पीएचडी के लिए। और इसमें ये है कि तकरीबन 200 से 250 यूएसडी जो है वो आप कह लें कि घर का खर्चा रेंट के फॉर्म में आ जाता है। बाकी इसके अलावा सबसे ज़्यादा खर्चा यही है रहने का, और बाकी जो खाना-पीना है, कुछ खर्चा उसमें चला जाता है। तो अगर हम जो है ना पर पर्सन देखें, तो उस लिहाज से आराम से बचत हो जाती है इसमें। और अगर 2 लोग मसलन अगर कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पे अगर हैं, तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो पूरा-पूरा ही कंज़्यूम हो जाता है, उसमें बचत बहुत थोड़ी होती है। लेकिन अकेले रहने के लिहाज से ये अमाउंट इनफ है, जो कि $900 यहाँ पे मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे एचईसी के डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो मैं जिस स्कॉलरशिप पे हूँ वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कॉलरशिप। तो इसमें जो है वो फिक्स अमाउंट है। बाकी स्कॉलरशिप्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके लिहाज से ये अमाउंट वेरी कर सकती है। सही हो गया, सही हो गया। शयान, आपसे भी यही सवाल है। आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है उसकी मालियत कितनी है, और आप साउथ कोरिया में कैसे उस पे गुजारा कर रही हैं? अच्छा, जब हमने ज्वाइन किया था केजीएसपी 2018 में, तब जो था तो $900 जो थे यूएस, उसके हिसाब से उनकी वो अमाउंट थी जो मिलती थी सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन ये अभी इसी साल जो है तो उन्होंने $1000 कर दी है। और उसके साथ साथ एक ये ऐसा करते हैं कि जो इनका लैंग्वेज है तो उसका भी ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं कि अगर कोई कोरियन लैंग्वेज जो टॉपिक का एग्जाम है तो उसमें अगर लेवल 5 ले ले या लेवल 6 ले ले, तो फिर उनकी जो स्टाइपेंड है तो वो $100 वो बढ़ा देते हैं। तो उनको फिर हर मंथ जो है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे $1000 मिल रहे हैं, तो कोई बंदा या बंदी जिसका 5 और 6 लेवल उन्होंने अटेन किया है उसमें टॉपिक में, तो उनको मेरे से $100 ज्यादा मिलते हैं। सो वही है कि पर्सन टू पर्सन अपने एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि पीछे मैं घर भी भेज सकती हूँ, मैं जो ये भी अलाउ है, तो मैं उस लिहाज से भी कर सकती हूँ मैनेज। अगर मैं ना भी भेजूँ तो भी मैं आराम से यहाँ पे मैनेज कर सकती हूँ। तो वही है कि आप मैनेज कर सकते हो। अब जिस तरह से मेरा एरिया है तो वो सोल के आसपास है, तो यहाँ पे उस वजह से खर्चे ज़रा ज़्यादा हैं और रूम का रेंट वगैरह वो ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी यू कैन मेंटेन एंड यू कैन मैनेज। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोफेसर इवन अपने प्रोजेक्ट से भी फंड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी लैब में एक केजीएसपी है और उसको वो अमाउंट भी मिलता है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका फिक्स है जो कि उसको मिलता ही है। और अगर सही वो हो गया। प्रोफेसर के किसी प्रोजेक्ट में एनरोल हो जाता है तो फिर उसको वो अमाउंट भी मिलता है। सो ये भी एक काइंड ऑफ एक एडवांटेज कंसिडर किया जा सकता है। अब मेरे केस में ये है कि मैं प्रोफेसर की किसी स्कॉलरशिप में एनरोल नहीं हूँ, तो मुझे ये है कि कोरियन गवर्नमेंट्स का तो मुझे मिल रहा है स्कॉलरशिप, वो मैं अटेन कर रही हूँ, उसको मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन बाकी जो किसी केसेस में है तो वो
फिर डबल स्कॉलरशिप भी रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स। सही हो गया, सही हो गया। स्कॉलरशिप की तो बात हो गई कि स्कॉलरशिप कैसे हमें पता कैसे चले, फिर स्कॉलरशिप के लिए जो आगे डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे होती है, और स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होगी और कैसे गुजारा होगा। अब जो मेन बात है कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं पाकिस्तान में जो साउथ कोरिया आना चाहते हैं, उनके लिए हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान का और कोरिया का जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं हमें उनको बताना है कि वो अपना माइंड बना के आए। अब वो आप ये ना समझे कि आप पाकिस्तान से कोरिया में आ रहे हैं तो आपको सेम ही तालीमी निज़ाम मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं सवाल करना चाहूँगी अपने जितने भी गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं रिफ़त से सवाल करूँगी। रिफ़त, आपने कोरिया में आके क्या फ़र्क महसूस किया पाकिस्तान के और कोरिया के तालीमी निज़ाम में? और जो स्टूडेंट्स ख्वाहिशमंद है कोरिया में साउथ कोरिया में तालीम के लिए, आप उनको क्या हिदायत देंगी इसके बारे में? सना बहुत ज़्यादा डिफरेंस रिसर्च कल्चर का आप कह सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि रिसर्च इतनी एडवांस लेवल पे नहीं है और इतना कोई रिसर्च का ट्रेंड भी नहीं है। तो उस लिहाज से कोरिया में आपके लिए रिसर्च फैसिलिटीज़ अच्छी हैं आप, और एक रिसर्च कल्चर है। फिर उसके बाद बिल्कुल आपको पता है लैब का जो सिस्टम है उसमें यानी कि प्रोफेसर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काफ़ी देर तक स्टे करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करें। तो स्टार्ट में ऑफ कोर्स बहुत परेशानी होती है, मुझे भी हुई थी जब मैं इंटर्नशिप के लिए आई, बट जब मैंने मास्टर जॉइन किया तो उस टाइम तक थोड़ी-सी आप कह सकते हैं कि बेस बन चुकी थी, कि आइडिया हो चुका था कि हाँ, इस तरह से यहाँ पर सर्वाइव करना है। और तो मैं यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट आएँ तो ऑफ कोर्स वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ कि थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होंगी, वो हर फील्ड में होती हैं। अगर आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत स्टार्ट में आपको बियर तो करना पड़ेगा, बट फर्दर आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग एक किस्म की है जो हम ले रहे हैं। तो जितने ज़्यादा प्रेशर में यानी कि हम अपने आप को ट्रेन कर सकें, वो हमारे लिए ही फर्दर फ्यूचर के लिए अच्छा है। हमारे पास वक़्त कम है, मैं सवाल बार-बार रिपीट करूँगी तो टाइम कंज़्यूम होगा। ऑलरेडी सबने मेरा सवाल सुना है, तो मैं फ़ारूक भाई के पास आऊँगी। आपका इसके बारे में आपसे भी मेरा यही सवाल है, तो आप अपने ख़यालात का इज़हार करें। जी। अच्छा, यहाँ पे जो हम एचईसी स्कॉलरशिप पे ज़रा जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनका जो काम लेने का तरीका है, वो डिफरेंट है, बाकी प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप वालों से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप पे होते हैं, वो मोस्टली जो है प्रोजेक्ट्स में एनरोल होते हैं और उसमें जो है प्रोफ़ेसर जो है डायरेक्ट उनसे प्रोग्रेस ले रहे होते हैं और किसी न किसी ग्रुप में वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन एचईसी स्कॉलरशिप पे मोस्टली जो है इंडिपेंडेंट ही काम चल रहा होता है इंडिविजुअल लेवल पे। वो इस तरह से है कि उसमें जो है प्रोफ़ेसर ने, अब मेरे केस में ये है कि प्रोफ़ेसर ने मुझे मेरे ऑप्शन पे रखा हुआ है कि आपने खुद ही फाइंड करना सब कुछ इंडिविजुअली, और मेरा काम जो है बाकी लैब मेट से मुख्तलिफ है। और मेरी जो प्रोग्रेस है वो भी प्रोफ़ेसर जो है वो सेपरेटली लेते हैं। मीटिंग होती है तकरीबन 3 टू 4 वीक्स के बाद, और हमारा जो एचईसी का काम है ज़रा इंडिपेंडेंट है बाकियों के मुकाबले में। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, प्रोफ़ेसर ने तो हमें बताया था कि आपने सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है इस टाइम की। आप जब भी आके काम करना चाहें आप करें, लेकिन मुझे बस काम चाहिए, रिज़ल्ट्स चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये वाला जो सिस्टम है पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ना एक सिस्टम में टाइम के हिसाब से चल रहे होते हैं कि सुबह हमने 8 बजे जाना है और 4 बजे वापस आ जाना है, लेकिन यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई टाइम की, और लोग दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, उनको बस आउटपुट चाहिए। इस लिहाज से यहाँ का जो रिसर्च आउटपुट का एनवायरनमेंट है ज़रा टफ है पाकिस्तान के मुकाबले में। सही हो गया, सही हो गया। फ़ाहद भाई आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपसे भी यही सवाल है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं फ़ारूक भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को ही देखा जाता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आप इस टाइम आएँ और उस टाइम जाएँ। वीकली मीटिंग्स होते हैं और उन मीटिंग्स में आपको टारगेट्स मिलते हैं, फिर उन टारगेट्स को आपने मीट करना होता है। अगर आप अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं आता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है और आप लैब में बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि थोड़ा फ्री हैंड दिया जाता है बंदे को, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में यूजुअली पीएचडी में ख़ासकर लोग बहुत तंग हो जाते हैं, सुपरवाइज़र टाइम नहीं देता है और मुख्तलिफ़ और इश्यूज़ आ जाती हैं।
लेकिन कोरिया में एज सच कोई भी मसला नहीं है वहाँ पे। एक और चीज़ वो भी दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आपने एडमिशन करना होता है तो उस टाइम आपने ये देखना होता है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन अक्सर के साथ यही होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। अगर आपका सुपरवाइज़र यूएस या यूरोपियन ग्रेजुएट है, वहाँ से पीएचडी की है, तो वो ज़्यादा अच्छा मतलब आपके साथ उसका रवैया होता है। लेकिन जो कोरियन ग्रेजुएट प्रोफ़ेसर्स होते हैं, सम टाइम उनसे लोगों को शिकायत होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में मेरा प्रोफ़ेसर अमेरिकन ग्रेजुएट था, तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ मुझे। ज़ाहिर भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, जिस तरह दोस्तों ने बता दिया कि कोरिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है ना, तो बिल्कुल हाँ, फ़र्क है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए ना, तो यहाँ पे सीखने का बहुत टाइम मिलता है ना और बहुत कुछ सीखेगा। यहाँ जो ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं ना प्रोफ़ेसर, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च वर्क पे करते हैं ना। और बाकी जो इस तरह फ़हद भाई ने कहा कि यहाँ जो प्रोफ़ेसर हर टाइम यहाँ अवेलेबल होता है, अगर तुम चाहो तो उनसे मिलो, ईमेल करो और आप अपने ऑफ़िस में वो बैठा होता है, टाइम भी देता है, आपके साथ डिस्कस भी करता है, कोई मसला है, कोई इश्यू है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ आ जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे और थोड़े से टाइम पे ना यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के आस-पास रहते हैं ना, तो 10 मिनट 5 मिनट बाद अपने लैब लैब को जाके फिर वापस घर को आके फिर लैब को जाके, तो ये मसला भी नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, इंटरनेट का मसला होता है और जो डाउनलोडिंग करते हैं या कोई रिसर्च पेपर देखते हैं उसका मसला इश्यू आता है ना, तो यहाँ वो मसले नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत कुछ सीख ले शॉर्ट टाइम में। सही हो गया, सही हो गया। शयान, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ओके, सबसे पहले तो एक जो एडवांटेज है यहाँ पे वो ये है कि काफ़ी सिक्योर एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हुँ। सो रात को अगर मैं 2 बजे भी लैब जाना चाहूँ या 2 बजे भी मैं रात के वापस अपने रूम आना चाहूँ, तो उस लिहाज से काफ़ी हुँ, आपको एक हुँ। डिफरेंस फील होता है पाकिस्तान में और यहाँ पे। उसके अलावा ये है कि लैब में फैसिलिटेशन सारी की सारी आपको अवेलेबल होती है। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या कोई इक्विपमेंट है या कोई केमिकल है तो आपको किसी दूसरे हुँ। डिपार्टमेंट से लाके वो यूटिलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे शायद 90% या 99% आपके लिए वो सारी चीज़ें आपके ही लैब में मौजूद होती हैं। बस आपका काम होता हुँ, है कि हुँ। आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करनी है और आपने हुँ, अपना हुँ। एक रिजल्ट देना है। और दूसरा ये है कि बीइंग केजीएसपीज़ जो कोरियन हुँ, गवर्नमेंट हुँ। स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो कई-कई लैब में, सारे लैब्स में नहीं लेकिन कई-कई लैब में जो हुँ, उनका हुँ। प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स का, वो उनके जो कोरियन जो प्रोफ़ेसर के स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, उन स्टूडेंट से हुँ, हुँ। थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। क्योंकि प्रोफ़ेसर भी जो है तो आपकी वजह से उनको हुँ, पैसा हुँ। मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोफ़ेसर मेक श्योर करते हैं कि आपको थोड़ा-सा ज़्यादा आपके काम पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस किया हुँ, जाए। हुँ। और आप क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में उन्होंने आपको ग्रेजुएट कराना पड़ता है, तो प्रोफ़ेसर ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं केजीएसपीज़ के ऊपर इस तरह से भी। हुँ, हुँ, सही हो गया। यानी ओवरऑल आपके पास यहाँ पे पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं और थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि आपको जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपके पास थोड़ा-सा प्रोफ़ेसर की सपोर्ट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको इंडिपेंडेंटली रिसर्च वर्क में भी सब काम करना पड़ता है, आपको कोई पैम्परिंग नहीं मिलती है। और यहाँ पे आप मतलब इंडिपेंडेंट काम करते हो, तो आपके अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स इम्प्रूव तो होते हैं, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो साउथ कोरिया में जो आने वाले इंटरेस्टेड लोग हैं, उन लोगों को अपना माइंड बना के आना चाहिए कि यहाँ का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, स्पेशली रिसर्च के काम में। आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, फिर आप इसको जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट ये सोच के आएँगे कि सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्स हैं, आपने पास करने और आपको डिग्री मिल जानी है, तो ऐसा नहीं होगा।
टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं अब सेशन को कंप्लीट करना चाहूँगी। बेसिक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली कि स्कॉलरशिप कैसे उसके बारे में पता कैसे चलता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, फिर कितनी अमाउंट का होता है, और फिर यहाँ पे आके आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, और जो लोग आने वाले हैं स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं उनको कैसा माइंड बना के लेके आना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल होगा सबके साथ, और मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए सब इसको क्लियरली सुन लें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपने जो कोरिया में आप लोग कुछ लोग अभी भी कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कंप्लीट कर ली और कुछ की अभी कंटिन्यू है डिग्री। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप जो यहाँ पे आए हैं स्कॉलरशिप पे और आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप इससे मुतमईन हैं, और जो जितने आप जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो चले गए हैं उनके लिए आप क्या एक पैगाम देंगे? रिफत, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप मुझे सबसे पहले इसके बारे में अपने ख़यालात बताएँ कि आप मुतमईन हैं, आपने मास्टर्स किया कोरिया की यूनिवर्सिटी से, और फिर आगे आपको आप क्या कहेंगी जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनको इसके बारे में क्या पॉज़िटिविटी शेयर करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे सीखने को मिला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी अप्लाई करे, सबसे पहले तो आप अच्छी लैब फाइंड करने की कोशिश करें, जो आपके जो मेजर है या जो आपका बैकग्राउंड है, उसके साथ मैच करे। तो ऑफ़ कोर्स आपको बहुत चीज़ें हैं जो कोरिया से सीखने को मिलती हैं। हुँ, हुँ। जी। सही हो गया। और आप खुद सैटिस्फाइड हैं, आपने यहाँ से मास्टर्स किया बहुत, और आप सजेस्ट करेंगी कि लोगों को जो जी, जी, स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल। इंडस्ट्री को ज़रूर आना चाहिए। जी। सही हो गया, सही हो गया। फारूक भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। जी, मैं कोरिया के एजुकेशन सिस्टम से हुँ, हुँ। सैटिस्फाइड हूँ, और हमारे जहाँ तक मेरी लैब का एनवायरनमेंट का ताल्लुक है, तो हमारे लैब में काफ़ी हुँ, हुँ। फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। प्रोफ़ेसर भी जो है वो बहुत अच्छा, उनका एक हमारे साथ रिलेशन है तमाम स्टूडेंट्स के साथ, और इक्वली हुँ, ट्रीट हुँ। करते हैं, रेसिज़्म नहीं है यहाँ पे, और सबके हुँ, साथ हुँ। जो है मिल-जुल के हम काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक हुँ, हुँ। थोड़ा-सा कम्युनिकेशन का गैप आता है, क्योंकि ये लोग कोरियन में बात करने के लिए ज़्यादा प्रेफ़र हुँ, करते हैं, हुँ। प्रोफ़ेसर हुँ, से हुँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बात करने में, हुँ, ख़ास तौर से हुँ। जो फ़ॉरेन पीएचडी हैं प्रोफ़ेसर्स। और अगर हम यहाँ पे कोरियन सीख लेते हैं, तो फिर ये भी हुँ, कोई हुँ। मसला नहीं रहता कम्युनिकेशन का। और तीसरी एक बात ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि कुछ लोग जो है ना काफ़ी पैशनेट हुँ, होते हुँ। हैं रिसर्च के, हुँ, और हुँ। होना भी चाहिए। लेकिन और पाकिस्तान से शिकायत भी होती है लोगों की कि वहाँ पे रिसर्च का इतना अच्छा लेवल हुँ, नहीं है। हुँ। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोरिया में एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है हुँ, हुँ। कि वो यहाँ पे अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना वो यहाँ पे पेपर पब्लिश कर सकते हैं, अपने रिसर्च एक्सपीरियंस बना सकते हैं, हुँ, और हुँ। फिर जाके पाकिस्तान में जाके सर्व कर सकते हैं, वहाँ पे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बेहतरी लेके आ सकते हैं वहाँ पे रिसर्च में, हुँ, और हुँ। शिकायत दूर हो सकती हैं फिर इसमें। सही हो गया, सही हो गया। बहुत पॉज़िटिव बात की आपने फारूक भाई। डॉक्टर फ़हद की तरफ मैं जाऊँगी। डॉक्टर फ़हद, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। आप मुत्तमईन हैं, आपने यहाँ से पीएचडी की, और आप आने वाले स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं 100% कंटेंट हूँ जी, अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, और मैं जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको भी मैं इनकरेज करूँगा कि आप आएँ। कोरियन इंतहाई हार्ड वर्किंग, डिसेंट, सोबर लोग हैं, और अपने काम से काम रखते हैं, और रेसिज़्म बिल्कुल भी नहीं है, जो कि फ़ॉरेन यूरोप में और कहीं और ममालिक में कहीं-कहीं एक्सपीरियंस करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत हेल्थी एनवायरनमेंट है। अगर आप रिसर्च के लिए आना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत गोल्डन हुँ, अपॉर्च्युनिटी हुँ। होगी आपके लिए, अगर आप अवेल कर पाते हैं। तो मैं तो सारों को एनकरेज करूँगा कि आप आएँ और अवेल कर लें अपॉर्च्युनिटी को। जी। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। जी, ज़ाहिर भाई, आपसे भी यही सवाल है, आप क्या कहेंगे इस पे? जी सना, मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ यहाँ पे रहने में, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत पीसफुल कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह दूसरे भाई ने शेयर किया। मैंने तो हुँ, वहाँ हुँ। टाइम भी गुजारा है यूरोप में ना, वो लोग बहुत रिसर्च है और बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना फॉरेन लोगों की, मजाक उड़ाते हैं, वैसे हंसते हैं। हुँ, हुँ। आपने लोगों से भी सुना होगा ना। यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है और एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है, पीसफुल कंट्री है। पार्टिकुलरली मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को
कहूँगा कि आ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको पेश आ जाए। लेकिन उसका थोड़ा-सा मसला है, लेकिन वो भी हल होता है आफ्टर सम फ्यू मंथ्स हल हो जाएगा। टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं अपने बात को सही खत्म हो करता गया। हूँ। शयान, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा ऐसा है जैसे बाकी सब ने भी जिक्र किया, एक तो बीइंग अ मुस्लिम आई थिंक इट्स इजी टू प्रैक्टिस योर रिलीजन ओवर हुँ, हियर। हुँ। नमाज पढ़ने का कोई इतना मसला हाँ। होता नहीं है क्योंकि ज्यादातर इनको पता नहीं होता। जैसे अब मैं अपने लैब में हुँ, पहली हुँ। मुस्लिम लड़की हूँ, मुस्लिम पहली हूँ, तो उस लिहाज से फिर वो इंस्टेड ऑफ के वो मेरे लिए कुछ हर्डल्स बनाए, वो ही मेरे लिए हेल्प करते हैं। जैसे नमाज जब मैं स्टार्ट में, तो हुँ, मेरे हुँ। नमाज के लिए उन्होंने जगह मुझे बना के दी। उसके अलावा वो बार बार पूछते रहते हैं क्योंकि उनको ज्यादा मालूमात नहीं है, तो वो एक तरह से एक रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड उनका आ जाता है। वही है जो मीडिया पे वो सुनते हैं देखते हैं, लेकिन जो हुँ, आपको हुँ। देख रहे हैं तो उससे मुतालिक फिर उनका टोटली एक एटीट्यूड चेंज होता जाता है। लेकिन जो नए आने वाले हैं उनको सिर्फ एक ये सजेशन मैं दूंगी कि चाहे आप जिस भी स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो, जिस लैब में आपने आना है, जिस सुपरवाइजर के साथ आपने आना है, और उस इलाके के बारे में बाकायदा होमवर्क करके आप आओ। हुँ, हुँ। किस तरह का एरिया है, वहां पे पाकिस्तानीज हैं कि नहीं हैं। हुँ, हुँ। और ये चीज मैंने आपसे सीखी है, आपने ही मुझे बताया था कि ट्राई टू सर्च अबाउट द पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवर देयर। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत होमवर्क आप करके आए, किस तरह की लैब है, किस तरह का प्रोटोकॉल चल रहा है। सो जस्ट ट्राई टू सेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। हुँ, हुँ, सो हुँ, दिस इज हुँ। इट फ्रॉम माय साइड। चलें जी, गुड हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग एंगेज्ड हुए हैं और लोगों के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ज़ाहिर भाई मैं आपकी तरफ आऊँगी। लोग समझते हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्कॉलरशिप नहीं है, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप माइक ऑन कर अ, लें ज़ाहिर भाई। हेलो, जी, जी। जी, जी। आवाज़, जी, ऐसा तो जी। कोई मसला नहीं है कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्कॉलरशिप नहीं है, बिल्कुल है और मिलते भी है। और हमारा यंग जो यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन 5-6 पाकिस्तानी मैंने खुद देखे हैं, कुछ फारिग हुए हैं, कुछ अभी भी पढ़ रहे हैं ना, हुँ, तो हुँ। मिलते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। स्टूडेंट को चाहिए कि अप्लाई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अप्लाई करे, अपने आप को मोटिवेट करे, हुँ, डिटर्मिनेशन हुँ। करे ना, हुँ, हुँ। तो मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। हुँ, हुँ। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है रिफ़त, मैं आपसे पूछूँगी। केमिस्ट्री से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं जो प्रेफ़र की जा सकती हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को? अगर आप इस पे कोई अपना आइडिया शेयर करें। आई थिंक केमिस्ट्री से रिलेटेड तो कोरिया की हर यूनिवर्सिटी पे ही ये डिपार्टमेंट है, बट हुँ, हुँ। मोस्टली जहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स अच्छे अवेलेबल हैं उनमें एक तो क्योंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर चुनाम नेशनल यूनिवर्सिटी है, हुँ, फिर हुँ। पोस्टेक है, और हुँ, हुँ। फिर एक उल्सान नेशनल यूनिवर्सिटी है, हुँ, हुँ। और इब्हा इब्हा वुमेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी वुमेन के लिए बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं, स्पेशली उन वुमेन्स के लिए जो यानी कि बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, सोसाइटीज़ में काफ़ी लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो हुँ, जिसकी हुँ। सोशल जो आप कह लें कि सीवी स्ट्रॉन्ग हो, वो इब्हा वुमेन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। सही हो गया। फ़ारूक भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आया है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, लेकिन आप जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड हैं तो आप इसके बारे में बताएँगे। ऑलमोस्ट सेम ही मतलब फ़ील्ड थोड़ी-सी चेंज हो जाती है लेकिन प्रोसेस आई थिंक इंजीनियरिंग में सबका सेम ही होता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल, इसमें संजय कुमार यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है हुँ, एचईसी हुँ। के स्कॉलरशिप के थ्रू। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि एचईसी के हुँ, हुँ। स्कॉलरशिप कब आते हैं, क्योंकि अगर ये इस स्टेज पे प्रोफ़ेसर को ईमेल करेंगे या तो इनके तो एचईसी स्कॉलरशिप के लिए पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एचईसी स्कॉलरशिप विन होना हुँ, चाहिए। हुँ। तो उसके बाद ये प्रोफ़ेसर को ईमेल करेंगे, वहाँ से एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो फिर सारा एडमिशन का प्रोसीजर हो सकता है। हुँ, हुँ। तो आई थिंक संजय कुमार यूनिवर्सिटी में तो सिविल इंजीनियरिंग की ऑप्शन अवेलेबल है ईज़िली। हुँ, हुँ। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा एक हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोरियन प्रोफ़ेसर्स का बिहेवियर थोड़ा-सा रूड होता है। तो इसके बारे में आप सब अगर कोई अपनी राय देना चाहे बिहेवियर के बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी है, तो भी ये नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? रिफ़त आप कुछ कहेंगी इसके ऊपर?
अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ प्रोफेसर्स का होता है, कुछ स्टूडेंट्स का बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है कोरिया में। तो इसके लिए जैसे शयान ने कहा, मैं उनकी बात से एग्री करूँगी कि थोड़ा बहुत आपको होमवर्क करके आना चाहिए कि आप जिस लैब को जॉइन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो आप उनसे बात करके आएँ। क्योंकि अगर आप वहाँ पर पहले नहीं हैं कोरिया में तो आपको थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स हैं बट बहुत कम हैं। आई थिंक ज़्यादा तो अच्छे ही प्रोफेसर हैं। तो वो बैड लक हो सकती है, बट उसके बाद आप आने के बाद चेंज भी कर सकते हैं। कोशिश करें पहले से होमवर्क करके आएँ, अगर आपके साथ बैड लक हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर आके भी आपके पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, आप चेंज कर सकते हैं। कोई और इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहे तो? जी, मैं इसमें अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी, जी। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं, जब डिफरेंट प्रोफ़ेसर्स के पास काम करते हैं, तो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे केस में जो मेरे प्रोफ़ेसर हैं, और मैं अपनी लैब में पहली बात तो ये पहला पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, पहला इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जो पीएचडी कर रहा है। सही हो गया। तो मेरे केस में तो जो है ना, प्रोफ़ेसर की तरफ से कोई सख्ती नहीं है। इवन के उनको ये भी याद था कि रमज़ान के रोज़े आप रखोगे, आपका ईद फेस्टिवल आ रहा है, यानी कि उनको जो है ना इस्लाम के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, सही और हो वो गया। खुद क्रिश्चियन थे। तो और कभी भी उन्होंने जो है ना अल्कोहल के लिए कभी जो है मजबूर नहीं किया। जो हम खाना-पीना चाहते हैं, मुसलमानों जो खाते हैं हलाल, तो उसके लिए वो सारे अरेंजमेंट करते हैं, और हमारा खाना सबसे मुख्तलिफ होता है। जी, जी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफ़ेसर भी हैं जो काम में सख्ती करते हैं। तो उसमें जैसा कि अभी शेयर किया कि जो पहले पाकिस्तानी मौजूद हैं उस लैब में, पहले वो प्रोफ़ेसर के बारे में जो है ना मालूम कर लें कि आदत कैसी है। लेकिन मेरे केस में मेरा कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था। मैंने डायरेक्ट ही, मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थी 2 यूनिवर्सिटीज़ की, मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई किया था, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे केस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और अच्छा एक्सपीरियंस था। सही हो गया, सही हो गया। ये वैसे भी एक्सेप्शनल केस है। हम लोग कितने टाइम से यहाँ पे हैं, तो कुछ प्रोफ़ेसर्स के बारे में ऐसे सुनने को मिलता है, लेकिन मोस्टली कोरियन प्रोफ़ेसर बहुत अच्छी होती है। अच्छा रिफ़त, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है इंटर्नशिप के बारे में। आपने इंटर्नशिप की है मास्टर्स से पहले, तो आप थोड़ा-सा बता दें कि आपको इंटर्नशिप का कैसे पता चला और आप कैसे इंटर्नशिप पे आए? असल में कोरिया में कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंटर्नशिप हर साल ऑफर करते हैं, जिनमें जिस्ट है, फिर ग्वांगचू इंस्टीट्यूट जो है, और फिर उसके बाद देगू में है एक डीजिस्ट देगू इंस्टीट्यूट है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का, और यूएसटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके काफ़ी ज़्यादा कैंपसेस हैं। यहाँ पर हर साल इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, और कुछ 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, कुछ 1 मंथ की होती है, कुछ 2 मंथ्स की होती हैं। तो आई थिंक वो आपको उनकी वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए कि जब भी उनकी आए, क्योंकि ये कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेसिफिकली यानी कि ऑफर करते हैं, हर साल होता है ये। चलें जी, बहुत सही हो गया। तो टाइम हमारा जो मेंशन टाइम था उससे ज़्यादा हो गया। तो एक और सवाल आ गया, इसको भी ऐड कर लेती हैं। अच्छा मैं फ़ारूक भाई की तरफ ही जाऊँगी। एक एक भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनके ब्रदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस माय ब्रदर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग with 5 years of experience in the field. He has not PEC. Let me know some scholarship for him. Thanks. यानी मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्या कहा है कि उनके ब्रदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनके पास 5 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास पैक नंबर नहीं है शायद, तो उनके लिए जी। कुछ scholarship होगा। जी, क्या आई थिंक यहाँ पे पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, शायद ये उसकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं एचईसी स्कॉलरशिप पे हूँ, तो एचईसी स्कॉलरशिप के लिए तो ये लाज़मी चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर, रजिस्टर्ड इंजीनियर का। उसके बगैर हम एचईसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे जो हैं वो आप बाकियों से राय लें, इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एचईसी पे बगैर पीईसी नंबर के अप्लाई नहीं किया जा सकता। सही हो गया। हमारे पास एक्चुअली इंजीनियरिंग में अभी आप ही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे ही हम ये क्वेश्चन कर लें। ज़ाहिर भाई, एक और सवाल आ गया, ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दें, कहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं?
हेलो, मेरा आवाज आ रही है? हाँ, जी जी आ रही है। आप इस तरह करें ना, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं ना जो बिजनेस स्टडीज तो बहुत पॉपुलर है, कोरिया में भी, इवन सारे दुनिया में भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं होगा जहाँ बिजनेस स्टडीज नहीं होगा ना। तो आप ऐसा करें कि आप यूनिवर्सिटीज का जो लिस्ट है ना, हम्म, गूगल पे जाके वहाँ उठा ले। फिर आप ऐसा करें कि एक एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे क्विलिटी पे जाए और वहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाए, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कम जी जी। होगा कि उसमें बिजनेस स्टडीज नहीं होगा ना। तो आप पहले यूनिवर्सिटीज को ढूंढ लें, यूनिवर्सिटी के हम्म, पे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे बिजनेस स्टडीज डिपार्टमेंट जो है सर्च करके वहाँ सही आपको हो मिल गया, जाएगा, सही सारा हो डिटेल गया। वहाँ तो होगा। अब हम इस अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। हमारे सेशन में हम लोगों ने इससे जो फाइनल इससे सॉर्ट आउट किए वो यही है कि स्कॉलरशिप का इंफॉर्मेशन मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको इजीली कहीं से भी पता चल जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का फोरम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको बहुत से फोरम से स्कॉलरशिप्स का पता चलता है। फिर जो आगे फर्दर प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी है। और फिर आप कोरिया में आके किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोफेसर्स के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन होता है, तो एक बहुत कम्प्रीहेंसिवली ये डिस्कशन होगी। आई थिंक कोई जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कोरिया में स्टडी के लिए, उनके लिए एक जिसको मैं रेसिपी का नाम देती हूँ, जैसे हम कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हमें इसकी रेसिपी मिल जाए, तो आई थिंक ये एक रेसिपी होगी उनके लिए। और अगर कोई ये चाहेगा कि बस आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया जाए, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स करते हैं कि मैंने बीएस की है फिजिक्स में, मेरे लिए क्या स्कॉलरशिप होगा, तो हम यहाँ पे एजेंट्स नहीं हैं और हम स्कॉलरशिप्स को बांट नहीं रहे हैं, हम भी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, हमने कैसे अप्लाई किया, और हम किस तरह यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट हमें बहुत टफ और स्ट्रिक्ट मिलता है। हम लोग लैब में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन समटाइम्स जो हमारे अपने लोग होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में हमारे सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, वो समझते हैं जब हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वो समझते हैं हम लोग तो यहाँ अय्याशी कर रहे हैं, बहुत मजे का इन्वायरमेंट मिला हुआ है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो हम पीछे जो काम कर रहे हैं, जो हम प्रोफेसर की गालियां सुन रहे हैं, जो हम जलील हो रहे होते हैं, जो हम ओवरनाइट ड्यूटीज दे रहे होते हैं, वो हम लोग सोशल फोरम पे जो है ना शेयर नहीं करते। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखाते हैं, नेगेटिव नहीं दिखाते, कि जो नए आने वाले स्टूडेंट वो परेशान नहीं हो जाए। तो जिसने भी आना है साउथ कोरिया में, जो स्टडीज का जो पैटर्न है वो पाकिस्तान के जो पैटर्न से बहुत डिफरेंट है। इंडिपेंडेंटली आपको यहाँ पे रहना है, इंडिपेंडेंटली आपको रिसर्च करनी है और आपको इंडिपेंडेंटली ही डिग्री लेनी है। तो अब अपना माइंड सेट बना के आए, आपको यहाँ सीनियर्स नहीं मिलेंगे गाइड करने के लिए, ना आपको समटाइम्स प्रोफेसर आपको कोऑपरेटिव नहीं मिलता। तो आपने माइंड को स्ट्रांग बना के आना है, सिर्फ इंटरेस्ट शो कर देना कि आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं और आपने जो है ना बस एक दफा चले गए तो फिर तो हमने जाके ना वहाँ पे झंडे गाड़ देने हैं, तो ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल, हम लोग एक बहुत मुश्किल जर्नी से गुजरते हैं। तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। जैसे फारूक भाई ने बताया कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए भी आपको कितना 1 साल तक सब्र करना पड़ता है। तो ये आपने अपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूंगी, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें समझते हैं कि हम लोग एजेंट्स हैं, हम लोग एजेंट नहीं है, हम भी आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं। और स्पेशली कोरिया में एजेंट वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हैं जितने भी हैं वो अपने वालिदैन को जाके कह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए, फलाना एजेंट मांग रहा है, कोई और मांग रहा है, तो ये बिल्कुल एक फ्रॉड है। साउथ कोरिया में एजेंट के थ्रू कोई स्टूडेंट नहीं आ सकता। यहाँ पे या तो आप सेल्फ स्टडी पे आ सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है, और दूसरा आप डिफरेंट स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं। साउथ कोरिया में एजेंट वाला काम नहीं है। मैं इसलिए ये बार बार कह रही हूँ कि जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं वो भी इस चीज को अपने माइंड में बिठा लें कि अगर आपका बच्चा कह रहा है कि वो किसी एजेंट के थ्रू कोरिया चला जाएगा तो वो एक फ्रॉड है। तो आप जो है ना इस फ्रॉड से बचें। अगर आप में मेरे गेस्ट में से अगर कोई भी एडिशनल बात करना चाहता है तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, कोई भी कहना, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं। कोई इंटरेस्टेड है, कोई एडिशनल बात आप इसमें किसी स्टूडेंट को कुछ कहना चाह रहे हो? सना, जैसे पहले एक क्वेश्चन आया था पीसी नंबर के लिए, तो जी मैं उसका बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे भी अगर आपके पास पीसी नंबर नहीं है तो आपका हाँ एडमिशन नहीं हो सकता।
क्योंकि सही है। पीईसी नंबर बेसिकली रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में एचईसी की आपकी डिग्री अटेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास यानी कि पीईसी नंबर ना हो तो एचईसी आपकी डिग्री अटेस्ट नहीं करेगी। तो अटेस्टेशन के बगैर आप अगला प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। सही हो गया, सही हो गया। चलें जी, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था आई होप उनको इसके बारे में पता चल गया हो। हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। मैं अपने तमाम गेस्ट को जिन्होंने अपना टाइम निकाला स्पेशली आए और बहुत मज़े की बात है, मुझे भी इतनी खुशी होती है कि मैंने जैसे ही सबसे कॉन्टैक्ट किया तो हम लोगों में एक ना वो दिली जज़्बा होता है कि हमने मदद करनी है, तो किसी ने इनकार नहीं किया, फ़ौरन से सारे जो है ना रज़ामंदी सबने दिखाई, तो एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है कि हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्प। हम उंगली पकड़ा सकते हैं और यही पकड़ाना चाहते हैं, पूरा हाथ नहीं पकड़ा सकते। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम आपको प्लेट में रख के नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपकी थोड़ी-सी मदद कर सकते हैं, जो कि हमने ये कोशिश की एक छोटी-सी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे जितने गेस्ट हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे जॉइन करने के लिए और इतना अच्छा से अपना सारा जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं एक छोटे से शेयर से अपने सेशन को कंप्लीट करना चाहूँगी कि हम लोग जितने मोटिवेटेड होते हैं ना, उसमें आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं बनता, मोटिवेशन के साथ सब्र की भी ज़रूरत होती है। आप मोटिवेटेड हैं, आपने डिस्करेज किसी स्टेज पे नहीं होना। तो बड़ा एक मज़े का शेर है जो मैं इस पे बहुत फ़ॉलो अप करती हूँ। हालात की चौखट पे सिकंदर नहीं झुकता, हालात की चौखट पे सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सबका बहुत शुक्रिया, मेरे ऑडियंस का सबका बहुत शुक्रिया। मैं अब इजाज़त चाहूँगी। हाँ, हमारा सेशन का टाइम ऑलमोस्ट अब ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नए लोगों के साथ, अगर हमें दोबारा इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत महसूस हुई तो। सबको जो जितने भी मेरे गेस्ट हैं, सबका बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।